NMR is exactly the same, no difference whatsoever. There is absolutely no difference, except for carbon 13 is odd number of nucleons. ठीक है, unlike carbon 12, remember carbon 13 was an isotope of carbon. उसकी although probability सिर्फ 1% थी, uh, लेकिन कार्बन 13 भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करेगा, और क्योंकि आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज्यादा है, 1% भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है। तो जिन मॉलिक्यूल्स में कार्बन 13 होगा, they would be resonating because they have an odd number of nucleons. And if you have an odd number of nucleons, so you would have a net magnetic dipole or magnetic spin. और इसमें भी वही चक्कर होगा, which is के they would be aligned and they would be misaligned. ठीक है, same concept exactly, no difference. ठीक है, there would be types of chemical environments. अच्छा, एग्जैक्टली जिस तरह हम हाइड्रोजन का कहते थे कि हाइड्रोजन की केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इधर हम कार्बन के ऊपर फोकस करेंगे। अच्छा, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट अभी वही है कि अगर नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है ना, वो इंडिकेट करती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ पर्टिकुलर केमिकल एनवायरनमेंट। कि अगर हाइट बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ना कार्बन एटम्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन्स इन द सेम केमिकल एनवायरनमेंट। अच्छा, द थर्ड थिंग इज कि इसमें स्प्लिटिंग नहीं है, देयर इज नो नेबरहुड इंटरफेरेंस, एंड दैट रिजल्ट्स इन स्प्लिटिंग ऑफ पीक्स। तो यहाँ पे ना वो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि देयर इज गोइंग टू बी अ डबलेट और अ ट्रिपलेट। तो दैट्स द ओनली थिंग दैट्स डिफरेंट, बाकी सारा कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है। बस स्प्लिटिंग नहीं होगी, डबलेट सिंगलेट ट्रिपलेट वो वाला चक्कर इसके अंदर नहीं होगा। एंड द फोर्थ थिंग इज कि वो केमिकल शिफ्ट वगैरह, ठीक है, इसका अपना वो एक पेज है। इफ आई शेयर दिस डेटा बुकलेट कहाँ पे है, सो इफ आई शेयर द डेटा बुकलेट, तो HNMR का एक वो केमिकल शिफ्ट का पेज था कि जिसके अंदर वो डिफरेंट प्रोटॉन्स को वो करते थे। ये तो इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन है, जस्ट अ सेकंड, नॉट दिस वन। अच्छा, यहाँ पे ना ये कार्बन 13 का ना एक अलग दिया हुआ है और केमिकल शिफ्ट की रेंजेस दी हुई हैं, और इसके अंदर आप हाइड्रोजन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, आप कार्बन की इन्वायरमेंट पे फोकस कर रहे हो। तो डिफरेंट टाइप्स के कार्बन है कि कार्बन जो है वो किस एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। कि वो कार्बन है, साथ उसके NH है, एमाइड आ रहा है, नेक्स्ट टू नाइट्रोजन है, कार्बन नेक्स्ट टू क्लोरीन है, कार्बन नेक्स्ट टू कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बन नेक्स्ट टू एल्कीन है। ठीक है, तो कार्बन के जो एनवायरनमेंट है ना, उसके हिसाब से उसकी केमिकल शिफ्ट जो है ना वो वेरी करती जा रही है। और ये यूजफुल इसलिए नहीं होती क्योंकि ज्यादातर देखो, अगर आप वो केमिकल शिफ्ट वो सारी मिलती जुलती हैं, तो आप कोई ज्यादा कुछ फिगर आउट नहीं कर सकते। जैसा HNMR था ना, उसके तो काफी डिफरेंस होता था एक दूसरे में। इन सारों की ये सारी ओवरलैपिंग है, 30, 65, 25, 50 की रेंज है, 10 to 40 ये। तो अगर कार्बन डिफरेंट एनवायरनमेंट में भी होंगे, तो इससे कोई खास इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाली। तो इसलिए आपको कार्बन कार्बन 13 NMR इज काइंड ऑफ प्रीटी यूजलेस। तो उससे आपको बहुत ही कम इंफॉर्मेशन एक्चुअली आप केपेबल हो गए एक्सट्रैक्ट करने में। सो कमिंग बैक टू दिस, आई जस्ट, तो आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूल बी गिवन के जी there's a molecule, and that molecule has, so that molecule has this thing, इसके साथ एक H है, so let's say this is the molecule, ये एक उसके साथ ब्रांच भी है। तो आपको कह देंगे कि जी इसमें कितनी डिफरेंट कार्बन की इन्वायरमेंट्स हैं, तो कितने डिफरेंट टाइप्स के कार्बन है और इन्वायरमेंट्स उनकी कितनी डिफरेंट है। सो वन ऑफ देम इज कि इफ यू लुक एट दीज टू कार्बन एटम्स, अब हाइड्रोजन को बेसिकली आपने वो जो पहले आप हाइड्रोजन के साथ कर रहे थे वही आपने कार्बन के साथ करना है। इफ यू लुक एट दीज टू हाइड्रोजन,
then you would notice कि दोनों के दोनों exactly same environment में है and they would resonate at exactly the same frequency. फिर ये वाला जो कार्बन है, this one over here, ये थोड़ा सा different है बाकी सारों से, इसकी environment different है, so that would resonate at a different frequency. और फिर आपका जो last वाला है, that is also different from the rest. तो ये वाला जो कार्बन है ना, that would resonate at a different frequency, ठीक है? तो आपके पास कार्बन की ना टोटल अगर एब्जॉर्प्शंस देखोगे तो उसके अंदर उसी तरह कर लेते हैं कि लेट्स से दिस इज F1, दिस इज रेजोनेटिंग एट F2 एंड दिस इज रेजोनेटिंग एट F3. तो आपको तीन एब्जॉर्प्शंस होंगी, F1, F2, F3, मतलब वो केमिकल शिफ्ट से वो उनका दे वुड बी डिनोटेड विद अ केमिकल शिफ्ट. और आपको F1 की एब्जॉर्प्शन प्रॉब्ली सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसमें दो कार्बन है जो उस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहे हैं. F2 के ऊपर एक ही है, F3 के ऊपर भी एक ही है. तो हाइट जो होगी ना, दैट वुड बी द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द सेम केमिकल एनवायरनमेंट, ठीक है? तो और प्लस इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है केमिकल शिफ्ट है उससे आपको कुछ खास नहीं मिलने वाला बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ओवरलैपिंग. इसमें कुछ चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो आप. अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बन है ना, वो 160, 185, ये जो थोड़े डिफरेंट हो गए ना, इनको आप थोड़ा स्पॉट कर सकते हो. बेंजीन के जो कार्बन होंगे उनको थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर सकते हो. ये जो है ये तो सारे आपस में मिक्सअप हुए हैं. तो बाय लुकिंग एट द केमिकल शिफ्ट यू कांट रियली टेल कि इनमें से कौन सा वाला कार्बन है, कौन सी एनवायरनमेंट है, ठीक है? सो ये सारा क्लियर है? ताहा क्लियर है? रीशा, फातिमा, इज दिस क्लियर? अच्छा चले. A question. Now we're pretty much we're done with the entire उसका सिलेबस जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है? क्रोमेटोग्राफी हमने किया था लास्ट. I'll just ठीक है, वो एक दफा मैं देख लूंगा. अदरवाइज सिलेबस इज प्रीटी मच बी डन विद द सिलेबस, ठीक है? तो मजीद अपना क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करते हैं कि ये कार्बन 13 था, इसमें कुछ खास नहीं था. Just one second, कहाँ पे हमारा? There's further questions. ये बस कोई मुझे बता दे कि हमने किया हुआ तो नहीं है. और ये मैं सारी वर्कशीट्स ना, क्योंकि अब हमने पास पेपर्स ही करने हैं, खास तौर पे जो आखिरी चीजें की हुई हैं, ठीक है? तो विल ट्राई एंड डू दैट एज क्विकली एज पॉसिबल. अगर किसी को याद है ये वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है तो वो प्लीज बता भी दे. अच्छा, एनीवेज दिस वन. The question states कि there's NMR spectroscopy that's going on और इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक्सरे जो है that's not part of your course anymore. तो वो कह रहे हैं कि for each technique state the subatomic particles involved and explain how this particle interacts with the radiation. तो NMR में वो प्रोटॉन्स होते हैं एंड उनकी मैग्नेटिक स्पिन होती है, अलाइंड और अपोजिंग स्पिन, ठीक है? वो आपने लिखना है. और रेडिएशन से आपने उसको लिंक करना है कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज वो गेन करते हैं, दे गो फ्रॉम अलाइंड स्पिन टू अपोजिंग स्पिन. दैट्स अबाउट इट. नाउ यू गिवन के देयर इज टू NMR spectrums. Spectra 1 and 2 were obtained before and after an alcohol Y was oxidized to give compound Z. The number of so there's an alcohol getting oxidized. कोई मुझे बता दे कि अगर ये क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं किया. अच्छा, anyway, so we're doing this question saying कि an alcohol Y, ठीक है? That's written in the question. So there's an alcohol Y and it's getting oxidized to compound Z. So अब alcohol जो है ना, कोई भी alcohol है,
that could be oxidized to a number of things. Okay? If it's a primary alcohol, it will be oxidized to, so primary alcohols can be oxidized to aldehydes. They can also be oxidized to carboxylic acids. And if it's a secondary alcohol, तो वो जो होगा that will get oxidized to a ketone. And remember tertiary alcohol जो होता है वो oxidize ही नहीं होता, तो tertiary alcohol की बात होगी नहीं यहाँ पे. अच्छा, so the candidates that it can get oxidized to, ये सारे आपके candidates हैं. It could be an aldehyde, it could be a carboxylic acid, or it could be a ketone. ठीक है. अच्छा, remember कि NMR के question में ना पहले आप सारे possible structures अगर आपके सामने होंगे ना, that's you have to figure out कि कितने possible structures हो सकते हैं और फिर उनको match करना, that's the easier part. Now we say the alcohol was oxidized to compound G. The number of hydrogen atoms responsible for each peak have not been shown. Uh, all the peaks have been shown. ठीक है, तो ये आपके NMR spectrum दिए हुए. ये आपका alcohol है. And this is the product of the oxidation. So it could be an aldehyde, it could be a carboxylic acid, or it could be a ketone. I said we're not sure. Number of carbon atoms कोई information नहीं दी हुई, ठीक है, and you have to figure out what this, मतलब बाकी जो question है ना, that is all about figuring out कि नहीं actually mm+1 ratio दिया हुआ है उन्होंने, तो मतलब अगले part में ना mm+1 ratio दिया हुआ है, तो उससे काम थोड़ा आसान हो जाएगा. You can figure out the number of carbon atoms. So number of carbon atoms का formula क्या होता है? That's 100 over 1.1 into m+1, which is 0.6, and you divide that by 17 points. तो आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकाल लोगे, वो कोई मुझे कैलकुलेट करके बता दे कि क्या वैल्यू आ रही है. 3 किसी के पास है कैलकुलेटर? 3 आ रही है. कितनी? 3. अच्छा, so you're getting 3 for this. तो इसका मतलब 3 कार्बन एटम्स है. और अच्छा, उसके अलावा उसने कोई इन्फॉर्मेशन, तो बस क्या है कि बनाओ जरा प्रोडक्ट्स ड्रॉ करो, ठीक है. तो आपने दोनों दोनों को ड्रॉ करना है, y और z को. So you have 3 carbon atoms. Now the key is the second one, कि आपके पास सिर्फ एक पीक आ रही है. इसका मतलब है हाइड्रोजन जो है ना वो सारे के सारे एक ही एनवायरनमेंट में है. तो कैन यू थिंक ऑफ अ 3 कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड दैट हैज ऑल हाइड्रोजन्स, मतलब 3 कार्बन एटम वाला कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ. सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज अ प्रोपेनोइक एसिड मॉलिक्यूल. तो अगर आप प्रोपेनोइक एसिड ड्रॉ करोगे ना, दैट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू गिव यू जस्ट वन एनवायरनमेंट, क्योंकि उसके अंदर थ्री डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं. So that's definitely not possible. अच्छा, फिर क्या हो सकता है? एल्डिहाइड, 3 कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड कर लो. तो again it's going to have many different environments, not just one. So only possibility is a ketone, कि अगर आप कीटोन बनाते हो ये दोनों, तो ठीक है, they're not possible. अगर आप कीटोन बनाते हो तो कीटोन के अंदर you're going to get one environment, क्योंकि इस साइड पे 3 हाइड्रोजन है, CH3 है, उस साइड पे भी there is CH3. So on both sides the CH3s are exactly the same. तो वो एक ही environment होगी. इसका मतलब है कि that's the only possible structure. तो फिर ये किस अल्कोहल से बना था? ये किसी सेकेंडरी अल्कोहल से बना था कि जहाँ पे वो कीटोन बना हुआ है वहां पे OH होगा. So the original molecule must be, I mean ये जो alcohol must be the same ketone, except वो कीटोन वाली जगह पे there's going to be an OH. And this is going to be your molecule. ठीक है, और आप इसकी मतलब आपने अल्कोहल तो फिगर आउट कर लिया कि किस अल्कोहल से ऑक्साइड होकर वो कीटोन बना होगा. एंड यू कैन मैच द स्पेक्ट्रम नाउ. ठीक है, स्पेक्ट्रम पे आप जाओ. तो अगर आप मैच करो तो आपको पता लगेगा कि देयर वुड बी 3 environments, because this 2 CH3s at the end,
दे आर एग्जैक्टली द सेम, तो वो इस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करेंगे। OH की पीक जो होती है वो स्प्रेड कभी नहीं करती, तो दिस इज प्रॉब्ली दी OH पीक, और ये एक H है, ये मल्टीप्लेट होगी क्योंकि इसके नेबरहुड में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन हैं, तो वो मल्टीप्लेट में स्प्लिट होगी। तो वो कंफर्म भी हो गया कि इट्स दिस अल्कोहल, और ये जो था ना ये कीटोन था, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर व्हेन यू ट्राई एंड सॉल्व द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, पहले आप सारे वो एनालिसिस कर लो कि कितने डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, और उनको मैच करना फिर आसान है, ठीक है। डायरेक्ट ग्राफ से और डेटा डेटा बुकलेट तक तो जाना ही नहीं है, कोशिश करनी है डेटा बुकलेट खोलनी नहीं है, क्योंकि उससे कोई इन्फॉर्मेशन खास आपको स्ट्रक्चर के हवाले से ना नहीं मिलेगी। सो इज दिस क्वेश्चन क्लियर? रियान क्लियर है? ताहा क्लियर है? मूसा क्लियर है? अच्छा, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। इसके अंदर और तो अगला क्वेश्चन, ठीक है, देयर इज पार्ट 1 इसमें। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज, पहला पार्ट तो एक्सरे के ऊपर है, सजेस्ट हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सच एज एंजाइम्स। अच्छा नहीं, सारा एक्सरे कोर्स में नहीं है, फॉरगेट एक्सरे। ये एनएमआर का आ रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि व्हाट इज सेइंग इज कि देयर इज एन MM+1 रेशियो, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला दिया हुआ है, थोड़ा बहुत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है उसने? अच्छा, बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ, उसने बस कहा हुआ है कि CX है, HY है और OZ है, दैट्स इट, ठीक है। सो दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन, और उसने कहा हुआ है कि 2:25 है, आई थिंक इट्स 2:25, MM+1 रेशियो दिया हुआ है। सो यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो वो आप फौरन ही निकाल लो कि कितने होंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इट्स गोइंग टू बी 100/1.1 इनटू 2/25। ये जल्दी से कोई मुझे बताए कि क्या नंबर है? 7. ठीक है, सो यू आर गेटिंग 7 कार्बन एटम्स फॉर दिस। तो C7 का तो पता लग गया हमें। अच्छा, HP7 होगा क्योंकि ये हाइट उससे बताई हुई है, तो दैट्स 4 1, मतलब 4 हाइड्रोजन इस एनवायरनमेंट में, 1 इज हियर एंड 3 इज ओवर हियर, सो दैट्स, सो C7 और HP7 है। O का कुछ नहीं पता कि O क्या है। तो डिड दे गिव यू द मास, या कोई इंफॉर्मेशन दी है O के बारे में? उसे determine the values of x, y and z in the formula of x and deduce a possible structure of the compound, explain how you arrive at your conclusion। तो I think O के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ। लेट मी जस्ट चेक, ये Z ही है। अच्छा, so nothing is given about O। अब the thing is कि if you want to figure out the molecule, अब ये रह गया NMR spectrum, you have to look at the NMR spectrum। तो पहली चीज, ये मैंने क्लास में भी उस दिन हमने एक इस तरह का क्वेश्चन किया था। द फर्स्ट थिंग इज कि कार्बन और हाइड्रोजन का इतना कम रेशो किस में होता है कि जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन का? कौन सा मॉलिक्यूल होता है? ये मैंने क्लास में उस दिन उसी तरह का क्वेश्चन किया था, किसी को पता है? Benzene. ठीक है, बेंजीन है। तो बेंजीन के अंदर देयर इज 6 कार्बन और उतनी ही हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। बट द थिंग इज बेंजीन हैज 6 हाइड्रोजन अराउंड इट, लेकिन यहाँ पे एक पीक, जो बिगेस्ट पीक आ रही है ना, 4 हाइड्रोजन की आ रही है। तो इसका मतलब है बेंजीन के दो जगहों पे ना कुछ और अटैच्ड होगा, सो दे मस्ट बी ये हाइड्रोजन है। So probably 4 hydrogens, and on two sides there would be something else attached. अच्छा, 3 हाइड्रोजन एक ही एनवायरनमेंट में तब हो सकते हैं कि probably CH3 होगा, ठीक है। So my hunch is कि there might be a CH3,
ठीक है, there might be a CH3 और फिर एक जगह पे ना there is one hydrogen, ठीक है। तो probably my guess would be कि it might be an OH, क्योंकि O को भी बीच में लाना है, ठीक है। Now the thing is कि how do I know कि CH3 के साथ कुछ और चीज ना हो? How do I know कि मतलब ये मैंने वैसे ही hypothetically I've made a molecule, ठीक है, total guesswork कि बेंजीन का मुझे शक था कि this is a benzene, so I figured out a benzene. There were 4 hydrogens in the same environment, so I figured out कि वो they're probably part of benzene, क्योंकि बेंजीन के पास वैसे by default 6 hydrogens होते हैं, तो 2 जगहों पे कुछ और अटैच होगा। We have a spare carbon atom, तो वो मैंने इधर अटैच कर दिया और उससे कहा है कि O है उसमें, ठीक है। ना आइडिया कि how many oxygens I have, तो मैंने एक OH वैसे ही लगा दिया अपनी तरफ से। So there would be 3 different environments: 4 hydrogens, 3 hydrogens, and 1 hydrogen. Plus there would be a lot of isomers that could be exactly the same. पहले तो figure out करते हैं कि whether this is going to be the correct structure or not. So I'll data booklet कहाँ गई है हमारी? अच्छा वो खुली हुई है। अच्छा सबसे पहले ना let's open the, अब यहाँ पे डेटा, क्योंकि इतनी कम इंफॉर्मेशन है कि डेटा बुकलेट के बगैर काम नहीं चलेगा। अच्छा, so the first thing is बेंजीन वाले हाइड्रोजन्स कितने पे रेजोनेट करते हैं? 6 to 9, ठीक है। So I'm going to start matching this. बेंजीन वाले हाइड्रोजन्स जो है ना, they resonate at 6 to 9. So let's go back. तो ये देख लो कि ये बेंजीन, ये डेफिनेटली बेंजीन वाले हाइड्रोजन्स हैं, these ones. 6 to 9 के ऊपर ना वो रेजोनेट कर रहे हैं, so that's definitely, तो ये वाला सही है क्योंकि वो मैच भी कर रहा है उसके साथ। फिर मैंने कहा कि आई सेड कि there's a phenol. फिनॉल चेक कर लेते हैं। मैंने वैसे ही गैस वर्क किया था, एक ऑक्सीजन को बीच में कहीं फिट करना था, तो मैंने OH लगा दिया था। सो आई जस्ट हैव अ लुक एट द डेटा बुकलेट कि फिनॉल OH वाला, ये OH के प्रोटॉन है, ठीक है। तो फिनॉल वाला जो है ना, दैट रेजोनेट्स एट 4.5 to 7. So I have to go and have a look कि do I have a phenol in this case. कितना दिया हुआ है? 4.5 to 7. तो ये देख लो कि ये जो OH वाला है ना, ये 4.5 to 7 उसके एग्जैक्ट बीच में ही आ रहा है। तो इसका मतलब है ये भी हमारा प्रॉब्ली गेस वर्क जो है ना वो सही है। एंड देन यू लेफ्ट विद अ CH3 नेक्स्ट टू बेंजीन, तो वो भी जाके देख लेते हैं CH3 नेक्स्ट टू बेंजीन जस्ट टू कंफर्म। तो पता नहीं वो होगा भी कि नहीं। हाँ, तो अल्काइल यानी कार्बन चेन CH3 नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, बेंजीन को एरोमेटिक कहते हैं, ठीक है। एनी कंपाउंड दैट कंटेन्स बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो वो 2.3 to 3, तो हमारा जो केस है वो उसी रेंज के अंदर है, ठीक है, समवेयर क्लोज टू दिस रेंज। एक्चुअली उस रेंज से थोड़ा सा बाहर है लेकिन उसके करीब है। रीजन उस रेंज से थोड़ा बाहर, ये जो रेंजेस है ना, दे नॉट वेरी फिक्स्ड, बस इसका मसला है कि रेंज से ना थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको कंफर्म भी कर लेते हैं। एक और चीज हम देख लेते हैं कि अच्छा CH3 नेक्स्ट टू O भी हो। अच्छा, माय हंच इज कि हमारा जो मिथाइल ग्रुप था ना CH3, वो बेंजीन वाली रेंज में नहीं आ रहा, ठीक है। It- क्योंकि नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग वो 2.3 to 3 होता है। उधर जो दिया हुआ है ना, वो 3 से आगे दिया हुआ है। हमारा जो CH3 वाला जो ग्रुप है ना, दैट्स रेजोनेटिंग समवेयर फर्दर अहेड। तो व्हाट दैट कुड इंडिकेट इज कि हम कोई और उसमें देखते हैं, क्योंकि 3 to 4 वाली रेंज, ये देखो 3 to 4 वाली रेंज, हमारा 3 to 4 वाली रेंज में है। So that's probably CH3 next to an O or an electronegative atom. So what I think is missing here is कि ये CH3 directly benzene के साथ attached नहीं है. There is probably an O in the middle. क्योंकि ये जो CH3 next to
O है ना, that resonates within this range 3.2 to, it resonates between 3.2 to 4. तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल में प्रॉब्ली 2 ऑक्सीजन है, नॉट जस्ट 1 ऑक्सीजन. तो अब जाके हर चीज मैच कर रही है. It is probably a phenol, बेंजीन के साथ OH, क्योंकि वो उसी रेंज में आ रहा था. There's probably hydrogens, so that's, these are these, और ये वाला है. एक ऑक्सीजन बीच में एक्स्ट्रा प्रॉब्ली डालना था, ऑक्सीजन का हमें पता नहीं था, तो प्रॉब्ली दे नाउ 2 ऑक्सीजन. ठीक है. Is this question clear? सारा को हसन, is this clear? दुआ, रीबा, सारा, is this clear? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन ना जहां पे इंफॉर्मेशन कम, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस में यू हैव टू सॉर्ट ऑफ वर्क हार्ड एट फिगरिंग आउट द स्ट्रक्चर. अंदाजा ही लगा सकते हो आप. और प्लस इसमें ये भी अलाउंस होती है कि OH आप कहीं भी अटैच कर दो बेंजीन पे, ठीक है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तो गिवन नहीं है, एज लॉन्ग एज आपने OH बेंजीन के साथ अटैच किया हुआ है. अच्छा, नेक्स्ट वन इज अच्छा, इसमें भी पहला पार्ट ना वो एक्सरे का ही होगा. NMR का एडवांटेज क्या, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स की इन्वायरमेंट या फिर कार्बन की इन्वायरमेंट. ठीक है, अगर कार्बन 13 NMR की बात हो रही है. ठीक है, वो कह रहे हैं कि NMR जो है ना, MRI स्कैन वो ट्यूमर्स डिस्टिंग्विश करते हैं, क्योंकि ट्यूमर्स की हाइड्रोजन प्रोटॉन की इन्वायरमेंट जो होगी वो डिफरेंट होगी, वो यूनिक होंगी. MRI स्कैन में यही होता है. आप क्या करते हो, आप फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन, मतलब एक ट्यूमर होगा ना, लेट्स से एक ट्यूमर है, तो उसकी आपकी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सेल्स है वो उनके हाइड्रोजन प्रोटॉन्स पर एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर रेजोनेट कर रहे होंगे. हो सकता है ट्यूमर्स के अंदर ना आपके जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स होते हैं, दे ट्यूमर का जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो वो इस तरह का हो कि उसके हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स जो है वो किसी और फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट कर रहे हो. You can identify tumors in that way. अच्छा, this question. He's saying a saturated molecule of CXHYNO. तो X और Y नहीं पता. And the mass spectra of the M peak is given. तो उसके हमें ना वो पता है, mass पता है कि जो भी है ना 73 है, मतलब टोटल जो आना है ना वो 73 आना है. ठीक है, that's the MR. और MM+1 रेशो दिया हुआ है. तो जल्दी से कोई बता दे कि क्या है इसका, कार्बन्स कितने हैं. Into 1.7. 3. ठीक है, so you have three carbon atoms. अच्छा, you're getting 3 carbon atoms. अब आगे चलते हैं. So we know कि it's C3. H का नहीं पता कि क्या है. HY हो गया, और N और O का उसने दिया हुआ है कि NO है. ठीक है, there's 1N 1O. And this is the NMR spectrum. अच्छा, remember NMR spectrum है ना, this is basically a peak. पता नहीं उसने अजीब तरीके से बनाई हुई है, but this over here is definitely a peak. ठीक है, थोड़ी फैली हुई है लेकिन it's a peak. अच्छा, you're getting this thing. तो what could this be? इसका मतलब है एक तो 3 कार्बन आटम्स है. 3 कार्बन आटम्स के अंदर ना यू कांट रियली हैव अ लॉट ऑफ चेन आइसोमर्स. मतलब 3 कार्बन आटम वाला काम आसान होता है कि जितनी भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो आप पहले ही फिगर आउट कर सकते हो. ठीक है, so you have a 3 carbon atom molecule. If you look at these two peaks, तो ये दोनों पीक्स ना इंडिकेट करनी है कि इसके नेबरहुड में ये ट्रिपलेट है. नाउ ट्रिपलेट इंडिकेट्स के साथ वाला जो कार्बन है ना, जो नेबर है ना, वो CH2 है. ठीक है, इसका जो नेबर है दैट्स CH2. मतलब खुद CH2 नहीं है, इसका जो नेबरिंग कार्बन आटम है दैट्स CH2. और ये वाली जो है दैट्स क्वाड्रुपलेट.
क्वाड्रुपलेट इंडिकेट्स के जो साथ वाला है ना, जो नेबर है इसका, दैट्स CH3। तो उसका नेबर CH2 है, इसका नेबर CH3 है, तो दोनों प्रॉब्ली साथ साथ ही होंगे। बस दोनों को एक दूसरे का नेबर बना दो। एक कह रहा है कि मेरा नेबर, तो मतलब वो 3 कार्बन एटम्स है, तो CH3 CH2 प्रॉब्ली साथ साथ होंगे, which is why ये जो बड़ी वाली पीक होगी ना, that's a triplet। And this one is going to be a quadruplet, कि एक का नेबर CH3, एक का नेबर CH2। अच्छा, CH3 1 के ऊपर रेजोनेट कर रहा है। तो CH3 1 के ऊपर रेजोनेट कर रहा है, और 1 के ऊपर कौन रेजोनेट करता है? अगर मैं इफ आई ओपन द डेटा बुकलेट, तो 0.9 to 1.7 जो सबसे पहली है, वो कार्बन चेन वाले हाइड्रोजन होते हैं। दे रेजोनेट एट अराउंड अराउंड 1, 0.9 to 1.7। तो वो वाली बात ठीक है कि आपका CH3 ना केमिकल शिफ्ट 1 के ऊपर रेजोनेट कर रहा है, सो दैट्स फाइन, अराउंड 1। और CH2 किस पर रेजोनेट कर रहा है? CH2 2.2 पे रेजोनेट कर रहा है, एग्जैक्टली। तो इसकी केमिकल एनवायरनमेंट क्या होगी? इफ यू ओपन द डेटा बुकलेट, तो 2.2 to 3 जो है ना, या तो वो बेंजीन के साथ अटैच्ड हो, बेंजीन तो है ही नहीं यहाँ पे क्योंकि यू हैव जस्ट 3 कार्बन एटम्स, ठीक है, या इट्स नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट, कि 2.2 to 3 दैट्स CH3 और CH2 नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड O। So that indicates, so that indicates कि you have इस CH2 के बाद C डबल बॉन्ड O आना चाहिए, ठीक है, तभी ये 2.2 के ऊपर ना रेजोनेट करेगा, जो कि इधर गिवन है, ठीक है, इट्स रेजोनेटिंग अराउंड 2.2। तो ये आपने यहां से फिगर आउट कर लिया कि बस भी इतना स्ट्रक्चर तो फिगर आउट कर लिया। द रेस्ट इज के एक n किसी ने बीच में लेके आना है, एंड देयर समथिंग रेजोनेटिंग एट 6.5। अब आपके पास n रह गया नाउ, एंड यू हैव नो आइडिया हाउ मेनी हाइड्रोजन्स यू हैव, ठीक है, तो n रह गया। तो फिर से डेटा बुकलेट देखो और n का देख लो कि क्या क्या रेंजेस हो सकती हैं। ये वाला हो सकता है कि बेंजीन तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है, NH2 की रेंज से वो बाहर है, जो नॉर्मल एमाइन है। सीरियल बॉन्ड O तक तो पहुंच गए थे हम, सीरियल बॉन्ड O है, तो इट मस्ट बी एन एमाइड, क्योंकि 5 to 12 की रेंज में ना देयर इज रेजोनेंस, तो 5 to 12 ये उसी रेंज में आ रहा है। आगे ना दिस, द ओनली ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद इज एन एमाइड, क्योंकि n तो आपने फिट करना था, एमाइन उस रेंज में नहीं आ रहा। बेंजीन वाला हमने वैसे इग्नोर कर दिया क्योंकि 3 कार्बन आटम से तो बेंजीन बनता ही नहीं है, सो दैट्स द ओनली पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। ये सारों को क्लियर है? अच्छा, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज के कुछ और मैं देख लेता हूँ एनएमआर के क्वेश्चंस। Let's say this one second. अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रम पूरा एक्सप्लेन करो, तो आप उसके अंदर ना सारा बताओगे, दो स्टेट्स कि अलाइन स्पिन, अपोजिंग स्पिन, रेडियो वेव्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक एब्जॉर्ब करता है एंड गोज फ्रॉम अलाइन टू अपोजिंग स्पिन, एंड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वो एब्जॉर्ब करेगा। फिर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इज यूज्ड, अच्छा ये फिर से वो एक्सरे के साथ, ठीक है, दैट्स नॉट योर पार्ट, दैट्स नो लॉन्ग इन कोर्स। बस इसके अंदर आपने बस 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, 2-3 बातें करनी है कि अलाइन स्पिन, अपोजिंग स्पिन, अलाइन स्पिन से अपोजिंग स्पिन जाते हुए इट नीड्स टू गेन अ सर्टेन amount of energy, and energy is proportional to frequency, so it absorbs a certain frequency from the radio spectrum, that's it।
अच्छा, यू गिवन दिस मॉलिक्यूल और उससे क्या इसके अंदर O का बताया है उसने, उससे क्या O2 है। If you look at the formula, so the O is mentioned मेरे ख्याल से it's not G, it's 2. अच्छा, number of carbon atoms तो figure out कर सकते हैं, that's ये given है, तो कोई जल्दी से निकाल दे क्या है 100 over 1.1 into 0.66। 4. अच्छा, 4 carbon atoms, ठीक है, so it's basically C4। H का कुछ पता नहीं, O का पता है कि 2 है, ठीक है, so it's C4 HY and O2। अच्छा, इसको देखते ही पता लग जाएगा कि ये जो आपके पास 4 कार्बन आटम्स हैं, ठीक है, 4 कार्बन आटम्स के कोई एक दो आइसोमर्स तो बन ही जाएंगे कि 4 कार्बन आटम्स लाइन में है। लेकिन अभी भी काम आसान है, 4 कार्बन आटम्स के साथ यू कैन फिगर आउट इतने ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स नहीं होंगी। बट इफ यू लुक एट द एनएमआर स्पेक्ट्रम तो ये तो क्लियरली पता है कि ये CH3 है। ये नहीं पता CH3 किसके साथ है, क्या एनवायरमेंट है। ये भी CH3 है क्योंकि 3 हाइड्रोजन एक ही एनवायरमेंट में प्रॉब्ली CH3 में ही होंगे, एंड दिस इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी CH2। अच्छा, now what you could do is you could बारी बारी आप देख सकते हो, ये वन वाला जो है तो नॉर्मल कार्बन चेन वाला CH3 है, यानी इसका मतलब है कि अगर मैं मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करूँ ना, तो इसका मतलब है कि ये इसके आगे भी ना कार्बन चेन ही होगी, क्योंकि अभी हमने वो बार बार देखा है, उसके अंदर डेटा बुकलेट खोली है तो वो जो सबसे पहले वन पे जो होता है ना वो कार्बन चेन वाला CH3 होता है, यानी उसके साथ भी ना कार्बन चेन ही होगी। तो दैट्स द फर्स्ट वन कि CH3 नेक्स्ट टू अ कार्बन चेन। अच्छा, इट्स अ ट्रिपलेट पीक। ट्रिपलेट पीक का मतलब है कि साथ वाला जो है ना वो CH2 होगा, ठीक है, तो उसका नेबरहुड CH2 है। अच्छा, अब CH2 है हमारे पास, तो इसका मतलब है ये जो पहला वाला था उसके साथ CH2 वाला है, तो ये दोनों साथ साथ है। अच्छा, CH2 जो है ना वो क्वाड्रुपलेट पीक है। क्वाड्रुपलेट का मतलब है कि उसके साथ ना 3 हाइड्रोजन होंगे, तो बात सेंस बनती है। दिस वन इज अ क्वाड्रुपलेट एंड द अदर वन इज अ ट्रिपलेट। तो मतलब ये जो CH2 है ना वो CH3 के साथ ही होगा, तभी ये चलेगा। अच्छा, CH2 4 पे रेजोनेट कर रहा है, तो डेटा बुकलेट खोलो, देखो 4 पे ये जो कार्बन वाले हाइड्रोजन है ना ये 4 पे कब रेजोनेट करते हैं, वो इस केस में रेजोनेट करते हैं जब उनके साथ सिंगल हो, ठीक है। तो इट मस्ट बी CH2 next to a single O, next to an electronegative atom। तो इस CH2 के बाद जो है ना एक O आ रहा होगा, क्योंकि 4 जो है ना वो इंडिकेट यही करता है कि ये CH2 है, लेकिन इसके साथ ना there must be an O। अभी स्क्रीन पे क्या हुआ है, सॉरी, स्क्रीन मैंने कर दी शेयर, ठीक है। अच्छा, ये मैं पता लग गया, ट्रिपलेट क्वाड्रुपलेट CH3, ये कार्बन चेन वाला CH3 था, और क्योंकि ये ट्रिपलेट पीक है तो उसका मतलब है CH3 के साथ CH2 होगा, तो CH2 जो है वो क्वाड्रुपलेट है, तो CH2 के साथ CH3 होगा, तो ये दोनों प्रॉब्ली साथ साथ है। और फिर ये 4 पे रेजोनेट कर रहा था, तो हमने फिगर आउट कर लिया कि दिस मस्ट बी नेक्स्ट टू एन O, तो मैंने एक O भी डाल दिया। और फिर एक और CH3 है, ठीक है, सो देयर इज वन मोर CH3। अब CH3 एंड पे आता है, तो ये प्रॉब्ली दूसरे एंड पे होगा, ठीक है। CH3 इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द चेन, और वो 2 पे रेजोनेट कर रहा है। इफ इट्स रेजोनेटिंग एट 2, तो 2 पे कब करता है, अगर CH3 के साथ ना C डबल बॉन्ड O आ रहा है, तब वो 2 पे रेजोनेट करता है। तो CH3 के साथ दे मस्ट बी C डबल बॉन्ड O, और एंड रिजल्ट ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं है, आपके दोनों ऑक्सीजन भी पूरे हो गए, तो ये आपकी पीक आ रही है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर कि मैं फिर से गो थ्रू कर लूँ क्वेश्चन को कि बाय जस्ट लुकिंग एट द पीक्स, 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है, मैंने फिगर आउट किया कि मस्ट बी CH3 एंड CH2। ये 1 पे रेजोनेट कर रहा था, तो ये प्रॉब्ली इसके साथ कार्बन चेन होगी, इस CH3 के साथ ना प्रॉब्ली आगे भी कार्बन चेन होगी, और क्योंकि इट्स अ ट्रिपलेट पीक,
इसका मतलब है साथ वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, सो दैट मेड सेंस कि CH3 के साथ ना CH2 होगा, और CH2 वाली पीक ये है, तो वो क्वाड्रुप्लेट पीक थी, इसका मतलब है इसके साथ वाले हाइड्रोजन पे 3 हाइड्रोजन होंगे, तो CH2 के साथ वाले पे 3 हाइड्रोजन है। फिर CH2 रेजोनेट कर रहा था 4 के ऊपर, तो हमने डेटा बुकलेट से फिगर आउट किया कि देयर मस्ट बी एन ऑक्सीजन नेक्स्ट टू इट, सिंगल ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। और फिर आखिरी चीज थी, एक और CH3 पड़ा हुआ था, वो ये वाला। इसका हमने फिगर आउट किया कि 2 पे रेजोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हुआ है, और फिर दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया। सो दैट्स योर 4 कार्बन एटम्स एंड दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये सारा वो क्लियर है? रियान क्लियर है? ताहा, दुआ, अरीबा? अच्छा, अब एनएमआर को थोड़ा सा साइड पे करते हैं। लेट्स ट्राई एंड डू सम वो जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले क्वेश्चन एक से मुझे जल्दी से मिल जाए अगर। नहीं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कह रहा हूँ वो, जस्ट अ सेकेंड। उसके क्रोमेटोग्राफी के जो हमने कल की थी, खासतौर पर 2 वे क्रोमेटोग्राफी। एक सेकेंड रुकना। एक सेकेंड, मुझे वो ढूंढने पड़ेंगे। ये वैसे ना मैं पास पेपर के ऊपर ही ना, किसी के ऊपर क्रोमेटोग्राफी के ना बस एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। So let's do this। ठीक है, ये वाला मैं स्क्रीन पे शेयर कर दिए, एक सेकंड में खुल जाएगा। जस्ट टू शो, जो हमने क्रोमेटोग्राफी की थी ना, उसके क्वेश्चंस यूजुअली बहुत आसान आते हैं, ठीक है। इसके ठीक है, ये जिस तरह अच्छा, सो स्टार्टिंग विद दिस वन, पूरा क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ठीक है, अभी है 10 मिनट। सारा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, उससे कंपाउंड ए शोज देयर इज अ कंपाउंड ए, उसमें क्रोमेटोग्राफी का भी क्वेश्चन आ जाएगा। So compound A shows optical and geometrical isomers on the structure of A above. Draw a line through the bonds that give rise to geometrical isomers। वो cis and trans वाली बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि वो लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये वाला जो, if I increase the size of this molecule, ये जो कार्बन एटम्स है, ये
इस पॉइंट पे सिस और ट्रांस बन रहा होगा, ठीक है। ये जो साइड्स जो है ना स्विच हो जाए, दिस वन इज अ ट्रांस अरेंजमेंट अराउंड दिस डबल बॉन्ड, प्लस अराउंड दिस डबल बॉन्ड एज वेल देयर इज सिस एंड ट्रांस अरेंजमेंट, क्योंकि दोनों साइडें डिफरेंट है, ऊपर डिफरेंट है, इधर डिफरेंट है, इस साइड पे डिफरेंट है, इस साइड पे डिफरेंट है। तो ये जो दोनों डबल बॉन्ड्स है ना, दे आर द वंस दैट आर फॉर्मिंग सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो ये डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड, ठीक है, ये मैंने दोनों हाईलाइट कर दिए। फिर वो कह रहे हैं कि सर्कल ऑल द कायरल कार्बन एटम्स। कायरल वो होते हैं जिनके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ देम इज दिस वन इज अ कायरल कार्बन एटम। क्यों? बिकॉज इट्स बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट थिंग्स, और प्रॉब्ली यही है मेरे ख्याल से। दिस इज CH2, दिस वन इज CH3। CH3 इसके साथ भी दोनों ग्रुप सेम है, तो और डबल बॉन्ड वाले तो वैसे ही एक्सक्लूडेड है, सो आई थिंक देयर इज ओनली वन कायरल। फिर वो कह रहे हैं गिव द नेम्स ऑफ 4 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट। सो देयर इज अ, इसके ऊपर ही नेम कर देते हैं, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, और क्या है, एल्कीन है, ठीक है। सो ऑल दोस ग्रुप्स वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट, ठीक है। सो इसको डिलीट करें एक सेकंड। And then molecule A has 17 carbons. State the number of carbon atoms that are sp, sp2 and sp3 hybridized. sp3 कौन सा वाला होता है जिस जो 4 बॉन्ड्स बना रहा होता है? So I'm just going to mark them. जो 4 बॉन्ड्स बना रहा होता है, this is sp3, this is sp3, ये भी 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं sp3। सिंगल बॉन्ड्स वाले ना सारे sp3 हैं। So this is sp3, this is sp3। Whenever carbon makes all single bonds, that is sp3। इसके अलावा there's one more, okay, ये भी है, ठीक है। तो ये सारे कार्बन जो हो गए ये sp3 हो गए, ठीक है। sp2 कौन से? जिसमें कार्बन कम से कम एक डबल बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है। सो दैट्स दिस वन। अच्छा, एक और sp3 भी ढूंढ लिया है, ये भी sp3 है। अच्छा, सो कार्बन इज मेकिंग डबल बॉन्ड्स, sp2, sp2, ये सारे के सारे ना sp2 है। और sp जो है वो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। sp होता है जब कार्बन 2 डबल बॉन्ड्स बना रहा होता है, या कार्बन सिर्फ 2 एटम्स साथ बॉन्डेड होता है। जब कार्बन 2 एटम्स साथ बॉन्डेड होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट्स sp, ठीक है। तो रिमेंबर sp3 इज व्हेन कार्बन इज मेकिंग 4 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स बना रहा होता है। sp2 इज व्हेन कार्बन इज ओनली बॉन्डेड टू 3 एटम्स और एक डबल बॉन्ड होता है बीच में। sp इज व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू जस्ट 2 एटम्स और उसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं। अब वो एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं दोनों साइड्स में, बट इट्स ओनली बॉन्डेड टू 2 एटम्स। तो वो डिफरेंट शेप्स होती हैं। अच्छा, एनीवेज, वो कह रहे हैं when A is reacted with hot concentrate magnate 7 ions, a mixture of 3 organic compounds is formed। तो hot concentrate magnate ions ये वो strong oxidation of alkenes होती है, ठीक है। Strong oxidation of alkenes में what happens is, uh, let me get rid of this again। अच्छा, strong oxidation of alkenes में होता है कि डबल बॉन्ड completely टूट जाता है। कहीं पे भी डबल बॉन्ड होगा ना, that would break। तो ये और ये इनके बीच में ना डबल बॉन्ड जो है वो completely टूट जाएगा। इनके बीच में भी डबल बॉन्ड जो है वो दैट वुड कंप्लीटली ब्रेक, और ये डबल बॉन्ड दिस वुड आल्सो कंप्लीटली, इट्स गोइंग टू कंप्लीटली ब्रेक। ये जो मॉलिक्यूल होगा ये टूट के अलग हो जाएगा, ठीक है। इट्स गोइंग टू फॉर्म OH वही है, कार्बोक्सिलिक एसिड वही है, सब कुछ वैसे का वैसे है, एक्सेप्ट वो जो डबल बॉन्ड बना रहा था कार्बन, दैट वुड चेंज इनटू अ कीटोन, दैट वुड चेंज into a ketone। Why would it change into a ketone? Because you have दिस कार्बन ओवर हियर। जब कार्बन 2 ब्रांचेस के साथ अटैच होता है तो दैट चेंजेस इनटू कीटोन। ये एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन होती है। एल्कीन्स की 3 टाइप्स की ऑक्सीडेशन होती है कि डबल बॉन्ड ने टूटना ही टूटना है, ठीक है। और डबल बॉन्ड टूटने के बाद आइदर द कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है, और इट्स चेंज्ड bonded on one side to a carbon chain, and on one side it's bonded to a hydrogen that would change into a carboxylic acid। अगर दो इसमें उसके कार्बन चेन चल रही है ना, तो that would change into a ketone।
तो 3 डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, तो ये बन गया। तो एल्डिहाइड नहीं बनता? कौन सा? सेकंड केस में एल्डिहाइड नहीं बनता? नहीं, अगर दोनों साइड्स पे कार्बन चेन होगी तो वो कीटोन बनता है ना। और अगर एक तरफ वो कार्बन सॉरी, चेन है? ये वाला जो है ना, ये जो बीच वाला है, जी। राइट, ये जी। पहले एल्डेहाइड बनता है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्लियर है? जी। और मतलब हॉट कॉन्सेंट्रेट एल्डिहाइड आपने कभी नहीं बनाना। एल्डिहाइड सिर्फ तब बनता है क्योंकि रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुकेगा नहीं, रिएक्शन एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही जाएगा। एल्डिहाइड आपने सिर्फ उस केस में बनाना है जब आपका वो जो आप बीच में डिस्टिलेशन कर रहे हो और एल्डिहाइड को आप रिमूव कर रहे हो, ठीक है, तभी एल्डिहाइड बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये वाला जो सिनेरियो है ना बीच वाला, दैट वुड चेंज इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये वाला भी कर लेते हैं कि अ, ये चीज ना अलग होगी है, मतलब ये यहाँ से टूट गया है और यहाँ से भी टूट गया, दोनों साइडों पे डबल बॉन्ड टूट गए। अगर ये वाला कार्बन, इफ यू फोकस ऑन दिस कार्बन एटम, इट्स बॉन्डेड टू जस्ट वन कार्बन चेन, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा, सो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अच्छा, ये वाला जो कार्बन है, ये जो इधर वाला है डबल बॉन्ड के साथ, इसके दोनों साइड्स पे कार्बन चेन है, सो दिस वुड चेंज इनटू अ कीटोन। तो दिस वुड चेंज इनटू अ कीटोन, हमने उसे कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बीच वाला प्रोडक्ट हो गया। और फिर ये साइड वाला प्रोडक्ट क्या है कि वो सारे डबल बॉन्ड्स टूट गए, तो इट्स एक ये ऊपर ये दो कार्बन एटम्स लगे हुए हैं, दिस दिस अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ था, और क्या था कि इधर बॉटम पे देन देयर वाज समथिंग है, फिर ये था, और यहाँ पे एक OH भी था। अच्छा, डबल बॉन्ड कहाँ पे टूटा है? डबल बॉन्ड ये यहाँ पे टूटा है, ठीक है। तो इसके साथ एक ही कार्बन चेन है, सो दिस वुड चेंज इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला कार्बन एटम जहां से वो डबल बॉन्ड टूटा है, और यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा है, ये जो बीच वाला होगा, दिस इज ओनली बॉन्डेड टू वन कार्बन चेन, सो दिस वुड चेंज इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O और OH हो गया, एंड दिस वन इज बॉन्डेड टू टू कार्बन चेन्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये जो है ना, ये कीटोन में चेंज होगा। तो इस तरह आपके ना तीनों प्रोडक्ट्स जहाँ पे भी डबल बॉन्ड थे वो आपने तोड़ देने, और बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया कि डबल बॉन्ड्स किन चीज़ों में चेंज होते हैं, यू फिगर आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास एक्स वाई और जी आ गए। अच्छा, खैर मैं क्रोमेटोग्राफी वाला क्वेश्चन करना था, इसका बस पिछले वाले से कोई ताल्लुक हो सकता है ना हो। अच्छा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़ा था, सेम ओरेबस वाली क्रोमेटोग्राफी है। बस मैंने वो थिन लेयर में बताया था कि थिन लेयर में ना एक मेटल की शीट होती है, उसके ऊपर एक जेल लगा होता है और आप क्रोमेटोग्राफी कर रहे होते हैं, और उसके अंदर जो सेपरेशन होती है ना डाइस की, दैट्स बिकॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन। कि वो डाई अगर जेल के साथ बॉन्ड कर जाती है तो वो रुक जाती है, वो वही रुक जाती है। और अगर डाई जो है ना वो जेल के साथ बॉन्ड नहीं करती, तो वो फिर चलती रहती है, वो फिर आगे साथ साथ चलती रहती है। The mixture of three different compounds J, K, and L was analyzed by thin layer chromatography using a polar stationary phase and a non-polar mobile phase. तो आपका जो जेल है ना वो पोलर है, वो कह रहा है ये जो इसके ऊपर जेल लगाया हुआ है ना, दैट्स पोलर स्टेशनरी फेज, इट्स अ पोलर स्टेशनरी फेज। और मोबाइल फेज जो है ना वो नॉन पोलर है। तो उसने कहा थ्री कंपाउंड्स ऑल हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर masses रिजल्टिंग क्रोमेटोग्राम इज शोन। तो आपने कहा कि आइडेंटिफाई करो स्पॉट जरा। अब रिमेंबर कि स्टेशनरी फेज पोलर है, पोलर जो है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? पोलर को, ठीक है। पोलर कोई कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा ना, वो फिर आगे ट्रैवल नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो जो जेल है ना वो उसको रोक लेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो कौन इनमें सबसे ज्यादा पोलर है? आई थिंक इट्स के जो है ना वो सबसे ज्यादा पोलर है। तो ये जो नंबर 3 है ना, जो बॉटम पे ही रुक गया है, ये प्रॉब्ली के है, हाईली पोलर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हैं दोनों साइड्स पे ना, मतलब डबल बॉन्ड O है और OH है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, तो इट्स हाईली पोलर, ठीक है। सो इट्स एक्सट्रीमली पोलर, और वो रुक जाएगा क्योंकि आपका जो स्टेशनरी फेज है ना, जो जेल लगी हुई है इसके ऊपर, वो पोलर है। तो पोलर मॉलिक्यूल को तो जाने नहीं देगी, वो उसको पकड़ के अपने साथ रख लेगी, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? रियान क्लियर है? मूसा, ताहा, मनीषा, फातिमा, इज दिस क्लियर? अच्छा, सो पेपर किधर चला गया?
एक सेकेंड, अच्छा आ गया। अच्छा और फिर ये क्लियर हो गया। अच्छा सेकेंड वन इज, ये थोड़ा कम पोलर है क्योंकि इसमें अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन देयर ओनली वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये थोड़ा कम पोलर है उसके मुकाबले में। उसके अंदर तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे ना, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रैवल करेगा। तो नंबर टू जो होगा ना वो थोड़ा सा ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, तो दैट इज प्रॉब्ली स्पॉट नंबर टू। और नंबर थ्री जो है ना उसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, कीटोन है। पोलैरिटी है लेकिन कम है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो तो बहुत ही पोलर होते हैं। तो द थिंग इज कि वो फिर थोड़ा ज्यादा ट्रैवल करेगा, तो दैट वुड बी स्पॉट नंबर वन। वो ट्रैवल करता हुआ ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस तरह आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो रिमेंबर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में ना सेपरेशन हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। अगर वो बॉन्ड करेगा स्टेशनरी फेज का तो रुक जाएगा, नहीं करेगा तो वो फिर चलता रहेगा। तो एक्सप्लेन योर आंसर्स बी वन, ये सारे एक्सप्लेन कर दो कि वो ज्यादा पोलर है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म आरएफ वैल्यू, वो तो ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हो। इट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय डाई डिवाइड बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए ये कंटिन्यू करते हैं। अब हमने मेनली पास पेपर्स ही करने, खासतौर पर ऑर्गेनिक। और ये एनएमआर के तो हमने कर लिए काफी। ये एंड वाले ना हम पूरे पूरे पास पेपर्स की कोशिश करेंगे। टाइम तो अब कम है। मैं एक दफा देख लूंगा सिलेबस में कोई चीज तो नहीं रहेगी। आई थिंक वी हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग। कार्बन 13 भी आज हो गया, सो दैट्स डन एज वेल। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने पहले कर लिया था। आई जस्ट गो थ्रू, बट आई थिंक देयर इज नथिंग लेफ्ट, ठीक है। तो बस पास पेपर्स अब हम करेंगे और एंड वाले क्वेश्चंस पे ना फोकस करेंगे, जो खासकर ऑर्गेनिक, एनएमआर, एचएनएमआर, कार्बन 13 एनएमआर और ये क्रोमेटोग्राफी वगैरह, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। चलिए ठीक है, राइट, एवरीवन राइट प्रेजेंट है, एंड देन यू कैन लीव द क्लास, ठीक है। चलिए ओके, टेक केयर।